म्यूट लिखा ना अभी, ठीक है। यू आर म्यूटेड। हाँ आपका आज किस चीज का पेपर? सही तो है। कंप्लीटेड। देखो में आवाज आ रही है आपके? हेलो, हाँ आ रही। हेलो हेलो, गुड सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग बेटा। सर अपने वीडियो सब लोग ऑन कर लीजिए। हेलो, अपने वीडियो सारे लोग ऑन करके रखिए। Each one of you is requested to please on your video. अक्षर सक्सेना बेटा वीडियो ऑन करिए। दिया त्यागी, दिया दिया नेगी वीडियो ऑन करिए अपने सब लोग। कविता रावत, इफ आई एम ऑडिबल टू यू प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। कविता, each and everybody is requested to please on your video. Now we are going to study about the what is the nature of profit and loss account. As it was discussed with you that profit and loss account is defined as it is a statement of income and expenditure for the period of time. समय की एक अवधि के मध्य जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते हैं और वो इनकम और एक्सपेंडिचर इनडायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते हैं, उनके संबंध में एक स्टेटमेंट होता है। इट इज एन स्टेटमेंट। मैंने आपसे बताया था कि ये एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट के अलावा ये कुछ भी नहीं होता है। इट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट बाय विच वी कैन draw something, some results we can draw, like if we are preparing profit and loss account and wants to know that what is the amount of expenses and what is the amount of income. That income and expenditure is indirect in nature. Indirect, ये भी होगा indirect। दोनों का जो नेचर होगा इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। इसमें ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस नहीं लिखा जाता है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ना हो। मींस हमेशा हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही यहाँ पर लिखते हैं या इनडायरेक्ट इनकम को यहाँ पर लिखा जाता है। अब बात आती है कि अगर हमको इसको डिफाइन करना हो, इसको अलग अलग फॉर्म बताना हो या पॉइंट वाइज बताना हो कि व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। पहला आएगा बैलेंस शीट। क्या डिपिक्ट करती है? व्हाट डिपिक्ट्स बैलेंस शीट? बैलेंस शीट डिपिक्ट्स द
एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है ना। ये बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट होता है। इस स्टेटमेंट के थ्रू हम जान पाते हैं कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको जानने के लिए हम बैलेंस शीट को बनाते हैं। तो ऐसी अवस्था में देखिए कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट का नेचर क्या माना जाएगा, कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का नेचर होगा वो 4 घंटे अच्छा वो Profit and 5 loss में से account 4 तो 9 में से 20 9 40 सर माइक्रोफोन म्यूट करवा दीजिए। भी जितने भी लोग हैं अपना माइक्रोफोन म्यूट करिए, क्योंकि अगर आप अनम्यूट करके रखोगे तो मेरी आवाज में सुनाई पड़ेगी ना, अगले को कोई फायदा होने वाला है। ऐसे लोग जो अपना काम धंधा कर रहे हो, जरूरी नहीं है ये क्लासेस ज्वाइन करे हो। चलिए आगे देखते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिट सीकिंग ऑपरेशंस ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स के जो वेल्थ है उस वेल्थ पर हमें क्या मिला, अर्थात जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, फॉर व्हाट द शेयर होल्डर्स आर इन्वेस्टिंग देयर मनी। जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, हिस्सेदारी होते हैं, ये अपने धनराशि को, अपने फंड को किसी संस्था में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। व्हाट डिड दे वांट, बताइए। कि जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने पैसे को, अपनी धनराशि को या अपने फंड को किसी संस्था में क्यों लगाते हैं, अर्थात इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल क्यों इन्वेस्ट करते हैं। उसका कारण है कि एवरीबॉडी वांट्स टू सीक प्रॉफिट। हर आदमी प्रॉफिट चाहता है, लाभ को पाना चाहता है। तो उसको जानने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं। अगर हम इसको नहीं बनाएंगे तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि प्रॉफिट और लॉसेस में हमें क्या प्रॉफिट हुई कि लॉस हुआ, संस्था प्रॉफिट में है कि लॉस में जा रही है, इसके बारे में हमको पता नहीं चल पाएगा। तो जो इसका इट्स रिपोर्ट्स द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द डिफिनिट अकाउंटिंग पीरियड। मैंने जैसे बताया था आपसे कि ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, एक समय की निश्चित अवधि में संस्था के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और ऑपरेटिंग इनकम्स हैं वो कितनी हुई ये बताता है। और अगर ये मालूम पड़ जाए कि व्हाट आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग इनकम्स, अगर हमको ये दो चीजें मालूम पड़ जाएं तो हम इसके डिफरेंस के थ्रू ये जान सकते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट हो रही है या संस्था को लाभ हो रहा है। अगर देखिए आपके एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम तो क्या होगा, इट डिपिक्ट्स लॉसेस। और यही चीज उल्टा हो जाए, एक्सपेंसेस आर लेस देन इनकम तो क्या होगा, यहाँ पे आपको प्रॉफिट शो हो जाएगी। तो इस तरीके से कह सकते हो आप कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका नेचर केवल इतना सा है कि इट डिपिक्ट्स द, इट शोज द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग इनकम, या इट शोज द total income and expenditure that is of revenue account, and their differences are known as the profit or losses. These profit or losses are not being calculated, it is accidental। जी अपने आप आता है, इसका डिफरेंस होगा अपने आप आएगा। इसलिए कह सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट मेड टू कैलकुलेट प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए नहीं निकालते हैं, हम केवल एक स्टेटमेंट बनाते हैं और इस स्टेटमेंट से जो उपसंहार या कंक्लूजन निकल के आता है वो होता है प्रॉफिट या लॉसेस के रूप में। तो पहली चीज हो गई इसका नेचर है। अब देखिए आपके जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस मस्ट मैच विथ रेवेन्यू। देखिए जैसे आप पढ़ा होगा कि हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं वो रेवेन्यू से मैच करनी चाहिए। अगर एक्सपेंसेस और रेवेन्यू मैच करेगा तो क्या होगा, इफ एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद देयर रेवेन्यू देन
व्हाट विल बी द कंक्लूजन? इसको कैसे कंक्लूड करो बताइए? कोई आवाज लगाइए, बोलिए तो सही। कोई अपने आप को अनम्यूट करके बता दे कि अगर एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दोनों बराबर हैं, हमको जो मैच कराना पड़ता है एक्सपेंसेस रेवेन्यू को ना, तो जब मैच करेंगे, मैच नहीं करेगा तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर उत्पन्न होकर आएंगी, इसके पहले कंडीशन उत्पन्न होकर नहीं आती है। ठीक, तो पहली पॉइंट हो गया कि इसका नेचर क्या है। तो पहले हमने बताया कि व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब दूसरा पॉइंट है सेकंड है टाइटल। इसकी टाइटल पहले हमने बता दिया आपको, नेचर के बारे में बताया। दूसरा पॉइंट है टाइटल। इसकी टाइटल क्या क्या लिखते हैं? जैसे आप लिखते हो स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड अर्न सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड अर्न सरप्लस। पहला नाम इसका दिया जा सकता है। दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट। इसकी तीसरी टाइटल लिखी जा सकती है, वो है स्टेटमेंट ऑफ इनकम प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा है स्टेटमेंट ऑफ इनकम प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी लिख सकते हो आप। तीसरा लिख सकते हो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। चौथा लिख सकते हो आप ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। और भी बहुत सारे नाम दे सकते हो, जैसे इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। और छठवां नाम आप दे सकते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके बारे में आप शुरू से जानते हो। अब देखें कि स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड अर्न सरप्लस क्यों कहते हैं इसको, जबकि हम क्या लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स लिखा जाता है। ठीक, तो इसको हम मैच कराने के लिए लिखते हैं, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ इनकम इसलिए कह सकते हैं उसको एंड सरप्लसेस, क्योंकि हम इसके थ्रू ये जान सकते हैं कि हमारे पास कितना इनकम हुआ, और जब इनकम हुआ, यहाँ लिखा हो अर्न सरप्लस, आपने कितना सरप्लस प्राप्त किया, तो सरप्लस का पता चलेगा इनकम में से। जब एक्सपेंडिचर को आप लेस कर देंगे तो आपके सामने ये सरप्लस का अमाउंट आ जाएगा। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड अर्न सरप्लसेस। दूसरा है इनकम स्टेटमेंट, तो हमने इसको कहीं यहाँ नहीं लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, ये हमें एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट हमने नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम का पता चलती है आपको जब अपने आप एक्सपेंडिचर्स को उसमें से लेस कर देते हो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपके पास कितनी आय हुई। आय में से एक्सपेंसेस घटा दीजिए, आपको प्रॉफिट निकल जाएगी, अपने आप से ही बचत निकल जाएगी, सरप्लस निकल जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट ऑफ इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो भी सेम चीज है। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि लिखा था यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स के डिफरेंस को निकालते हैं, दोनों को मैच कराते हैं, और जो मैच नहीं करता है तो प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है। स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एक्सपेंसेस यहाँ पर होते हैं, ये जो एक्सपेंसेस होंगे, जो इनकम्स होंगी, मैंने शुरू में बताया था आपसे कि ये इनकम जो होगी, चाहे वो एक्सपेंसेस की बात करो और चाहे आप इनकम की बात करिए, ये दोनों के दोनों हमेशा रेवेन्यू होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस या रेवेन्यू गेन्स या रेवेन्यू इनकम्स, इसलिए इसको ये नाम दिया जाता है। बाकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में जानते हैं, ये बता चुके हैं आपको। ये स्टेटमेंट है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स के डिफरेंस को शो करता है, और थ्रू दिस वी कैन डिराइव ऑन ए रिजल्ट दैट देयर इज अ प्रॉफिट और लॉसेज इन द ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये दूसरी चीज हो गई, टाइटल हो गया। तीसरा इसका फॉर्म कैसे बन सकता है, ये इसका स्वरूप क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दूसरे के बाद आपका तीसरा आएगा फॉर्म। तीसरा पॉइंट है, ये दूसरा हो गया टाइटल, और तीसरा हो गया फॉर्म। इसको, इसका स्वरूप क्या होता है, इसको हम किस स्वरूप में लिखते हैं। जैसे आपने पहले देखा था कि हमने बनाया प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक फॉर्म तो आपके सामने ये है, इसमें लिख देते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ, जो भी लिखते हो आप यहाँ लिख देते हैं, ठीक। उसमें आप बनाते हैं ऐसे स्टेटमेंट, यहाँ पे हो जाएगा एक्सपेंसेस और यहाँ पे हो जाएगा इनकम। ये एक्सपेंसेस इनकम हमेशा याद रखिएगा कि ये एक्सपेंसेस और इनकम रेवेन्यू एक्सपेंसेस या रेवेन्यू इनकम्स या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स, ये होता है। तो इस फॉर्म को आप जानते ही हैं, इस फॉर्म को भी जानते हैं। इसको बना सकते हैं टी फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बैलेंस शीट बनाते वक्त उसी तरीके से दोनों फॉर्म में बन सकता है। इसमें लीगल फॉर्मेशन फॉर्म प्रोफार्मा भी दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। इसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट लाइक बैलेंस शीट बना सकते हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड आइदर इन टी और अकाउंट फॉर्म। तो हम चाहे तो बना ले अकाउंट फॉर्म में जैसे बना रखा है यहाँ पे, या बना सकते हो आप इसको टी फॉर्म में। टी फॉर्म में कैसे बना सकते हो आप, टी फॉर्म में बनाने का तरीका जैसे आपने देखा होगा, एक तो तरीका आपके सामने दिया मैंने, ठीक है ना। जो फॉर्म 3 दिया हुआ है, अगर लीगली बात कर रहे हैं तो फॉर्म 3 देखेंगे आप, उसमें फॉर्म 3 में उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्म 3 इसको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूरी है कि आप जानिए कि किस तरह का स्टेटमेंट इसको बना सकते हैं। इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पार्टिकुलर्स, ऊपर लिखते हैं फॉर्म 3, फिर लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। बाकी यहाँ लिखा हमने अमाउंट। अब यहाँ पे लिखते हैं, पहले तो लिखेंगे रेवेन्यूज, जितनी रेवेन्यू होगी उन सबको लिख देंगे आप यहाँ पे, उन सारी रेवेन्यू में से, ठीक है ना। जितनी रेवेन्यू होगी आपने उसको लिखा, ठीक, यहाँ लिख के चले गया और उसको पूरा जोड़ के यहाँ लिख दिया एक तरफ। और उसके बाद ले आओगे आप एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यूज। तो उन सबको आप यहाँ उठा के लिख के चले जाए, जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनके। उसके बाद यहाँ ले आइएगा, इनको जोड़ के यहाँ रख दीजिएगा, ठीक। जोड़ने के पश्चात जो यहाँ आएगा वो अमाउंट होगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस निकाल सकते हो आप। तो दिस इज नोन एज द टी फॉर्म, और जो पहले हमने बनाया था उसको कहते हो आप अकाउंट फॉर्म, ठीक है ना। ऐसे बना सकते हो आप। तो इसके अलावा ये सब 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको जानना जरूरी है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। अब हमने बताया था इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को स्टेटमेंट क्यों कहते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को स्टेटमेंट क्यों कहते हैं, बैलेंस शीट को स्टेटमेंट क्यों कहते हैं। क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट होते हैं उन स्टेटमेंट के थ्रू आप किसी न किसी नतीजे पर, किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। यू कैन डिराइव ऑन अ रिजल्ट, यू कैन डिराइव some result from this statement. You may derive some results from your balance sheet, but you cannot derive any result from your journal, ledger or trial balance. Therefore, a statement that may conclude something is known as the statement. If a statement is not able to conclude anything, then the statement will not be known as the statement. It will be known as a sentence, or it is rubbish for us, because everybody who are users of this statement uses this profit and loss account, uses the balance sheet to know some information about company. If the investors, I am investor, I am going to know through this balance sheet and profit and loss account that what is the profit of this organization, what type of expenses are there, is it a big company or not, can we invest in this or not. If you are researcher, तो एज अ रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू हम बहुत सारी चीजें यहाँ से खोज सकते हैं। इसीलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को स्टेटमेंट कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, और इसके पीछे और कोई कारण नहीं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
यस सर। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से पूछिएगा, ठीक। अब जैसे हम कभी हम बहुत सारी चीजों के बारे में जब क्लास में आप पढ़ना शुरू कर देते हो या वैसे पढ़ना शुरू कर देते हो, तो ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनके बारे में बताइए। द पर्सन्स हु आर इंटरेस्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। Persons interested. Persons interested in financial statements. ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जो लोग इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं या उनका इसमें हित होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले तो हमने सीधा एक नाम ले लिया मैंने इन्वेस्टर्स का। जो विनियोगकर्ता होते हैं, विनियोगकर्ता या विनियोजक किसी भी संस्था में, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपने फंड को क्यों लगाते हैं, क्यों इन्वेस्ट करते हैं। उसके इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है दैट इज प्रॉफिट, है ना। मोटिवेशनल पॉइंट क्या है? प्रॉफिट है, जो कि मोटिवेटर का काम करती है। अब अगर किसी भी एक व्यक्ति को ये पता है कि हम किसी संस्था में इन्वेस्ट करेंगे, वहां प्रॉफिट नहीं होगी, तो क्या आदमी वहां इन्वेस्ट करेगा? कभी इन्वेस्ट करने का प्रयास नहीं करेगा। और जिस व्यक्ति ने इस संस्थाओं में इन्वेस्ट कर दिया है, ये व्यक्ति स्वयं उस पर निगाह रखते हैं कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, क्या कंपनी की वर्किंग कैसी है, कंपनी लाभ में जा रही है अथवा नहीं जा रही है। अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हो, देखिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे, कोई मान लीजिए एक संस्था का पहले वर्ष का प्रॉफिट है 5%, दूसरे वर्ष की प्रॉफिट उसकी है 7% और तीसरे वर्ष की प्रॉफिट उसकी है 9%। और ए नाम का व्यक्ति के पास कुछ फंड है, वो अब चाहता है कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो वो क्या करेगा? ऐसे ही बहुत सारी कंपनियों की बैलेंस शीट देखेगा और देख रहा है कि जिस कंपनी में वो इंटरेस्टेड है उस कंपनी में 5% पहली बार प्रॉफिट मिला, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट 2% बढ़ गया, फिर 2% बढ़ गया, और दूसरी कंपनी ये भी दिखाई जाए आपको, फर्स्ट में आपका माने बड़ा 10% प्रॉफिट है, दूसरे में 20% प्रॉफिट है और तीसरे में 30% की प्रॉफिट है। तो बताइए, कोई भी इन्वेस्टर अगर रिसर्च करके सोचेगा कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करने जाना है, तो कंपनी ए को तो रिजेक्ट कर देगा ना, वो कंपनी बी को ही उसने एक्सेप्ट करना होगा कि कंपनी बी में उसके पास 10%, 20% और 30% की प्रॉफिट हो रही है, मतलब 10% कम से कम प्रॉफिट का डिफरेंस हो रहा है प्रत्येक ईयर में, तो इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो जाएगा। Therefore, investors are the persons who are interested in the financial statement of any organization. दूसरे कौन से लोग होते हैं? ऐसे कौन से लोग हैं दूसरे लोग? पहला हो गया इन्वेस्टर, दूसरा देखिए टैक्स एजेंसीज, टैक्स अथॉरिटीज, तीसरे हो सकते हैं रिसर्चर्स, चौथे हो सकते हैं सोसाइटी के लोग, पांचवे हो सकते हैं एम्प्लॉइज, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं। एम्प्लॉइज में आपका ट्रेड यूनियंस भी आ जाएगा, ऐसे ही लोग कस्टमर्स भी इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। तो देयर आर सब बेनिफिशियरीज, सब इंटरेस्टेड पर्संस हु आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज एम्प्लॉइज में ड्रा सम कैलकुलेशन। मान लीजिए आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं और उस कंपनी में प्रॉफिट का रेशियो डे बाय डे गिरता चला जाता हो, तो जो वहां के वर्कर्स होंगे वो तो बड़े डिमोरलाइज होंगे ही होंगे, और साथ में नौकरियां छोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कंपनी अगर धीरे धीरे लाभ कम हो रहा है तो कंपनी बंद होने के कगार पे आ चुकी है। सोसाइटी देखती है कि सोसाइटी देखती है कौन सी कंपनी, सोसाइटी मान लीजिए आपके यहाँ कुछ कंपनी लगी हुई है आपके एरिया में, अगर वो कंपनी बढ़ रही है तो सोसाइटी को क्या लाभ होगा? उसको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनका इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो उनके वो लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करेंगे,
और लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है तो सबसे बड़ा ये दर्शक होता है कि समाज में डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है। रिसर्चर्स हम ही लोग हैं रिसर्च करने वाले, तो हम लोग चाहते हैं उनका डेटा मिले, उससे कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रा कर सके। तो दे आर दी सम पार्टीज दे आर इंटरेस्टेड इन दिस दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आएगा दूसरे पॉइंट्स ले सकते हो आप कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम क्या होता है, फंक्शंस आर इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Functions are importance of functions are importance of फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनकी महत्ता क्या है, इनका कार्य क्या है, दोनों चीजें एक साथ पढ़ सकते हो। व्हाट द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन दोनों को एक साथ आप पढ़ सकते हो और लिखना हो दोनों साथ लिख सकते हो। जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट contains a bundle of useful and valuable informations regarding the profitability of the organization, regarding position of the organization, regarding future prospects of the business concerned. Therefore, these informations go a long way in serving the interests of various parties interested in the analysis and interpretation of these statements. Therefore, these statements are very important for persons who are interested in the company. They are in management, for trade suppliers, for bankers, for other persons, for researchers. तो इस तरह से आप कह सकते हो the functions of the this financial statements are, पहला कर सकते हो आप for management। ठीक है, मैनेजमेंट को इससे कौन कौन से क्या क्या मैनेजमेंट की इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट से क्या करता है। जैसे मैनेजमेंट जब सूचनाओं को प्राप्त करता है तो उन सूचनाओं को प्राप्त करने के पश्चात उनको एनालाइज करता है। मान लीजिए कि किसी एक संस्था की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आप बात करिए, प्रॉफिट डिपेंड किस पे करता है, प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है प्रॉफिट, ऑन विच फैक्टर प्रॉफिट इज डिपेंडेंट टोटली। बताइए किसी भी संस्था का प्रॉफिट किस चीज पर डिपेंड करता है। सर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैनेजमेंट क्या करेगा प्रॉफिट में। सर सेल्स पे, एक कंपनी कितनी सेल्स करेगी, कंपनी सेल करेगी तो उसको प्रॉफिट होगी। नहीं, ये भी नहीं है। प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन, देखो जिस भी चीज की, जैसे मान लीजिए जिस भी चीज की कास्ट कम होगी, मान लीजिए हमने कोई 10 रुपए की वस्तु बाजार में सेलिंग प्राइस रखी हुई 10 रुपए, उसकी कास्ट है 2 रुपए, तो कितनी प्रॉफिट यहाँ पे हुई, 8 रुपए। ठीक है ना, यहाँ लिख दिया हमने कास्ट और यहाँ लिख दिया सेलिंग प्राइस। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि आपके पास कॉस्ट आ रही है 9 रुपए और सेलिंग प्राइस आ रही है 10 रुपए, तो प्रॉफिट कितनी आ गई, 1 रुपया। ऐसे और एग्जाम्पल ले लीजिए, तो जितनी कम लागत होगी, है कि नहीं, जब वस्तुओं की लागतें कम होती हैं तो प्रॉफिट सर्वाधिक होता है, और जब वस्तुओं की लागतें अधिक होती हैं तो प्रॉफिट कम होता है। भले ही देखिए माल बेच रहे हैं 10 रुपए का है, ये सेलिंग प्राइस 10 रुपए दोनों की है, लेकिन जब एक की कास्ट 2 रुपए है तो जाहिर सी बात है दूसरे की 9 रुपए है, तो जितनी ज्यादा कम लागत होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। Therefore, profit depends on the cost of the product. कंफ्यूजन तो नहीं है कोई, नहीं है। है? नहीं सर।
नहीं हो गया नहीं सर, आगे। नहीं बेटा सर। थोड़ा याद, आप लोगों को एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ बार बार, मैं हमारा लेक्चर बहुत देर चल जाता है, हमें पढ़ाने के लिए बस 10 मिनट चाहिए इसको, लेकिन होता है कि हम किसी चीज को घंटे 2 घंटे 4 घंटे खींचते हैं, इसी कारण से, क्योंकि एग्जाम्पलीफाई करना जरूरी है। तो देखिए हमने बताया प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट, क्लियर हो गई बात। तो ये जाहिर सी बात है, पहले हमने प्रॉफिट को कॉस्ट पर डिपेंड करवाया, अब आपकी बातों पर आते हैं। आपने कहा कि ये डिपेंड करता है, एक ने कहा सेल्स पर, एक ने कहा मैनेजमेंट पर, ठीक। ये दोनों बातें अब मैं सही साबित करने का प्रयास करता हूं। अगर किसी संस्था का मैनेजमेंट बहुत ही सफल है, मींस इफ द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर स्किलफुल, they are well aware about the condition of the, about the environment, about the condition of economy, about the cost, about the labor cost, about the indirect expenses, about each and everything. If managers are aware, then they can make the cost of the things very low. मान लीजिए हमको मजदूर लगाना है किसी एक काम, मान लीजिए एक आदमी एक काम को एक दिन में करता है और हमने वहां पे मजदूर लगा दिए 4, वो शाम तक के लिए काम करेंगे। वही आदमी, एक ही आदमी काम करता था पूरे दिन भर में करता, हमने एक ही उसी काम के लिए 4 आदमी लगा दिए और चारों को मजदूरी दे दिया। तो बताइए कि वहां पे मैनेजमेंट स्किलफुल है कि स्किलफुल नहीं है? बोलो सर एक बार नहीं रिपीट है। करना सर। चलो, हमने एक काम को एक आदमी दिन भर में करता है, एक मैनेजर ऐसा है जिसने एक आदमी को लगाया और दिन भर में काम करवा लिया, ठीक है। एक दूसरा मैनेजर है, उसने एक उसी काम को करवाने के लिए 4 आदमियों को नियुक्त किया उसी दिन में, और चारों ने काम शाम तक में पूरा कर दिया। फिश मैनेजर इज स्किलफुल। सर पहले वाला। पहले वाला। जाहिर सी बात है। तो अगर हमारा मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो हम लाभ नहीं कमा सकते हैं। ईच एंड एवरी इवेंट, ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ मैनेजर्स क्रिएट्स कॉस्ट। मैनेजर का एक कदम लागत को बढ़ाता है और मैनेजर का एक कदम लागत को कम करता है। इसलिए अगर मैनेजमेंट हमारा सफल है तो वो क्या करेगा, लागतों को कम करने का प्रयास कर देगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन टोटल डिपेंड होता है। क्योंकि देखिए जैसे मैनेजमेंट यहाँ, अगर मान लीजिए उनके जो एक आदमी का की मजदूरी 1 रुपया थी या 50 पैसे थी, ठीक है ना, तो 4 आदमी मजदूरी कितनी हो गई, 2 रुपए हो गई। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ देखा कि कितने रुपए, यहाँ पे मजदूर की लागत कितनी आई है, यहाँ पे आई है 50 पैसा, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ 50 पैसा घटा देंगे इसमें से तो 1.5 रुपए किसी और चीज की लागतें हो सकती हैं ये। लेकिन इसी को उठाइए, आप उठा लीजिए तो 2 रुपए खाली मजदूरी की लागत हो रही है यहाँ पर, है कि नहीं। तो इस तरह से मैनेजमेंट की स्किलफुलनेस पर भी ये चीज डिपेंड करती है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, कॉस्ट स्टेटमेंट से, दुनिया भर के स्टेटमेंट से ये बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठा करता है और देखता है कहां पर अपव्यय किया गया है, मींस कहां पर एक्स्ट्रा वेगेंटली हमने एक्सपेंसेस किया हुआ है, उसको कैलकुलेट करने के लिए भी मैनेजमेंट इनको, इस स्टेटमेंट को अपने पास रखता है और इस पर अपनी कड़ी नजर रखता है कि क्या ये जो चीजें हो रही हैं उसका लेखा जोखा वहां पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये पहला है कि फॉर मैनेजमेंट इट दिस स्टेटमेंट इज वेरी यूजफुल बिकॉज मैनेजर्स ड्रा देयर assertions with the help of this financial statement like profit and loss account and balance sheet. क्लियर हो गई बात? अब Yes, sir. सेल्स पे डिपेंडेंट है। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई कहते हैं हम, अगर एक कोई व्यापारी किसी एक वस्तु को पूरे महीने की बात करिए, फॉर 1 मंथ की मैं डेटा लेता हूं, डेटा लिया हमने 1 मंथ का, ठीक। एक वस्तु बेचता है और उस पर पाता है प्रॉफिट 10 रुपया, ठीक है। केवल एक वस्तु बेचता पूरे महीने भर में और प्रॉफिट पा रहा है 10 रुपया, ठीक। और एक दूसरा व्यक्ति है, पहला केस हो गया, दूसरा केस लीजिए। दूसरे केस में एक मंथ की बात कर रहा है, ये बेचता है 100 आइटम, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 1 मंथ में एक वस्तु बेचा, 10 रुपए की प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना। और यहाँ पर इस व्यक्ति ने 100 वस्तुएं बेची और 10 रुपए प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, ये कमा रहा है 5 रुपया प्रॉफिट अपने यूनिट्स पर, क्लियर।
तो देखिए कि एक पूरे महीने में इसका लाभ कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट कितनी है इसकी, टोटल प्रॉफिट इसकी होगी 10 रुपए की। और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, वस्तुएं एक नहीं बेच रहा है, 100 बेच रहा है, लेकिन प्रॉफिट ले रहा है केवल 5 रुपए। तो इसका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50। 100 आइटम है यार, ये 100 आइटम है ये, और प्रॉफिट 5 रुपए का ले रहा है, तो कितना हो गया प्रॉफिट इसका, 500 रुपए। हुआ कि नहीं? यस सर। इस आदमी ने एक महीने में एक वस्तु बेची, 10% प्रॉफिट लिया, 10 रुपया प्रॉफिट लिया, और दूसरे इसकी टोटल प्रॉफिट पूरे मंथ कितनी हो गई, 10 रुपया हो गई। इस व्यक्ति ने वॉल्यूम ऑफ सेल्स को इंक्रीज किया, है ना, एक वस्तु नहीं बेची, बेचा 100 वस्तुएं, और एक वस्तु पे 5 रुपया कमाया हो, तो जाहिर सी बात है कि उसने कितना कमाया, 500 रुपए कमाया। तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स पर भी प्रॉफिट डिपेंड करती है, जितना ज्यादा सेल्स का वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगी। ये ऐसा है, लेकिन हम कहीं बताएंगे ऐसा कई बार नहीं होता है, क्योंकि गलत तरीके से हमने प्राइसिंग पॉलिसी बना रखी है, हमारी प्राइस ही गलत हो गई है, तो हम चाहे कितना माल बेच देंगे हम नुकसान में चले जाएंगे। ऐसा हो सकता है, मेरे साथ ऐसा हुआ मेरी कंपनी में। तो इस तरीके से आप देखो कि जो मैनेजमेंट है, इसके लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरह से दवा का काम करते हैं कि किस चीज को कैसे सुधार दिया जाए, किस चीज को कैसे इंप्रूव कर दिया जाए। ये इंप्रूवमेंट के लिए कंपनियों को, सबक के लिए मैनेजमेंट को ये स्टेटमेंट हमारे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। काम तो इसका यही है कि बताएगा क्या है क्या नहीं है। महत्ता इसकी है कि उसके आधार पर मैनेजमेंट बहुत सारे निर्णयों को लेने के लिए सक्षम हो जाता है। दूसरा है फॉर द बैंकर। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस बोलिए सर। जी। सर चलिए अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, फॉर बैंकर्स। अब ये बैंकर्स को क्या फायदा देगा भाई हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बैंकर से किसी व्यापारी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एनी बिजनेस कंसर्न टू द बैंक आर बैंकर्स? सर लोन का होता है। वेरी गुड। अब लोन देखिए लेता है लोन बैंक। का होता है, अगर लोन आपको बैंक से लेना है तो बैंक लोन कब देगा आपको? जब संस्था की जब क्रेडिबिलिटी कंपनी अच्छी की होगी, जब संस्था क्रेडिट अच्छी होगी, गुडविल अच्छी होगी, संस्था के पास स्टॉक अच्छा होगा, क्योंकि बिना स्टॉक के कोई लोन नहीं देने वाला होता आपको, है कि नहीं? आपके पास इतनी सारी चीजें हैं जमानत के लिए, तब तो आपको मिलेगा बैंक। तो बैंकर्स देखते हैं क्या करते हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले तो प्रॉफिट चेक करता है कि प्रॉफिट है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखेगा, आपकी बैलेंस शीट को देखता है, उसमें देखता है आपके पास जो लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कैश है, स्टॉक है, ये सब चीजें किस अवस्था में है, इनके थ्रू आकलन करता है, और तब जाके बैंक हमारी संस्थाओं को लोन देता है कि नहीं, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो और चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो, ठीक है। इस तरीके से बैंकर्स के लिए भी ये जो हमारे पास बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट होता है। इसके थ्रू बैंकर्स निर्णय लेते हैं कि लोन देना है अथवा नहीं देना है। इन्वेस्ट जो पैसा लेने वाले हैं उनको, लेंडर को लोन देना है तो नहीं देना है, ठीक है। तो इस तरीके से बैंकर्स के लिए इसका फायदा मिल गया। ऐसे ही तीसरा है फॉर ट्रेड सप्लायर्स। फॉर ट्रेड सप्लायर्स, जो हमें व्यापारिक सप्लाई करने वाले लोग हैं, कच्चा माल देने वाले लोग हैं, ये कच्चा माल कब देंगे हमको? जब मेरे संस्था की रेपो अच्छी होगी, संस्था की बैलेंस शीट में प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट दिखाई पड़ता रहा उनको बार बार, है कि नहीं। जब कोई जान जाएगा आप संस्था में प्रॉफिट होता नहीं, संस्था गर्त में जा रही है, उसको बैंकरप्सी के औकात में आ गया हो कंपनी, तो क्या कोई ट्रेड सप्लायर आपको कच्चा माल देगा? नहीं देगा। ऐसे ही बैलेंस शीट देके जान सकता है वो कि आपकी गुडविल कैसी है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो फाइनेंशियल पोजीशन को देख कर ही कोई आदमी हमको उधार देता है। अगर किसी व्यक्ति को यह मालूम हो कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने 5 रुपया मांगा उससे, और उसको ये पता चल जाए श्रीवास्तव जी के औकात पैसा वापस करने की नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति, क्या मेरा भाई और मेरी पत्नी भी मुझे 5 रुपए देगी नहीं लोन पर। लेकिन अगर उसको ये पता है कि भाई श्रीवास्तव जी की औकात बहुत अधिक है,
इनसे इनको 5 रुपया दिया गया है तो परसों 100 मांगे 100 रुपया दे देंगे।